ये जून की कोई 24 तारीख थी। रात के 2 बज रहे थे। मैं गहरी नींद से उठा था क्योंकि मेरा फ़ोन मुस्तकिल बजे जा रहा था। बहुत मुश्किल से हाथ बढ़ाकर मैंने अपना फ़ोन उठाया, कान से लगाया। दूसरी तरफ मेरे अस्पताल की रिसेप्शनिस्ट बात कर रही थी। वो मुझे किसी पेशेंट के बारे में बताकर फ़ौरन अस्पताल पहुंचने का कह रही थी। एकदम से मैं उठकर बैठ गया। हम डॉक्टर ऐसे ही होते हैं, जब किसी भी हादसे के बारे में, किसी मरीज़ की सीरियस कंडीशन के बारे में सुनते हैं तो अपना आराम सुकून सब कुछ भुलाकर फ़ौरन अपने फ़र्ज़ को तरजीह देते हैं। मैंने भी यही किया। बहुत तेज़ी से मेरे दिमाग ने काम करना शुरू कर दिया। मैं उठकर फ्रेश होता सीधा अस्पताल के लिए निकल गया। अस्पताल पहुंचकर मुझे पता चला कि कोई लड़की सड़क पर बेहोश पड़ी मिली है। इसे बहुत गहरे ज़ख्म आए हैं, ख़ास करके इसके सर पर। और मुझे इसलिए बुलाया गया है क्योंकि मैं दिमाग का डॉक्टर था और ये मामला मुझे हैंडल करना था। मैं फ़ौरन इस मरीज़ा के पास पहुंचा। इसे चेक करके इसके सारे ज़ख्मों को अच्छी तरह से स्टिच वगैरह करके बंद कर दिया। इसके सर के दरमियानी हिस्से में कोई नुकीली चीज़ घुसी हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी खून बह गया था। वो तो खुदा का शुक्र था कि बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। सब कुछ करने के बाद मैं मरीज़ को गौर से देखने लगा। वो मरीज़ा मेरे सामने होशोहवास से बेगानी थी और मैं इसकी खूबसूरती देखकर हैरान होकर रह गया। और इसके ज़ख्मों को मैं बंद तो कर ही चुका था। इसके सर पर काफ़ी गहरी चोट लगी थी, इसलिए मुझे इसके होश में आने का इंतज़ार था। जब तक वो होश में ना आती मैं वापस अपने घर नहीं जा सकता था। ऐसे केसेस में मरीज़ के कोमे में जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, इसलिए मैं खुद इसके पास मौजूद था और इसके वजूद से जुड़ी मशीनों पर नज़र रखे हुए था। लेकिन खुद बहुत मेरी नज़र बार बार भटकते हुए इस हसीना पर जा रही थी। और फिर एक लम्हा ऐसा भी आया कि मैं खुद पर से इख्तियार खो बैठा। सुबह के तकरीबन 5 बज चुके थे। मैं इस मरीज़ा के साथ कमरे में तन्हा था। नर्सिस को मैंने बाहर भिजवा दिया था और बस इसी तन्हाई में मैंने खुद पर से इख्तियार खो दिया। धीरे से इसके बालों को पीछे करते हुए इसके माथे को चूम लिया। ये हरकत इतनी बेहतियार सी थी कि मैं खुद भी शर्मिंदा रह गया। मैंने आज तक कभी ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लेकिन न जाने इस लड़की में ऐसी कौन सी कशिश थी कि मेरे लिए अपने आप पर काबू रखना ही मुश्किल हो चुका था। मैं झटके से पीछे हटा, अपने आप को जरसनिश करने लगा क्योंकि ये हरकत इंतहाई गैर अखलाकी थी और मेरी तरबियत इस तरह की नहीं थी कि मैं किसी भी बेहोशी या बेबसी का फ़ायदा उठाता और इस पर नज़र हटाते मैं बस मशीनों को मॉनिटर करने लगा। मेरी पूरी कोशिश थी कि मेरी नज़र दोबारा इसके हसीन चेहरे पर ना पड़े। इसकी धड़कन थोड़ी तेज़ थी और फिर कुछ देर के बाद इसके वजूद में जंगिश हुई तो मैंने फ़ौरन से इसे आवाज़ देने लगा। मुझे तो इसका नाम भी मालूम नहीं था। मैं बस इसे आप कहकर मुखातब कर रहा था। इसने अपनी आंखें खोली और वो बस यकटिक मेरा चेहरा देखने लगी। इसकी खूबसूरत बड़ी बड़ी नीली आंखें किसी झील का नज़ारा पेश कर रही थीं और मुझे लग रहा था कि मैं आंखों के सहर से सारी ज़िंदगी नहीं निकल सकूंगा। मैंने नरमी से इससे पूछा, आप ठीक तो हैं ना? इसने बस धीरे से सर हाँ में हिलाया। फिर कहने लगी, आप कौन हैं? मैं कहाँ हूँ? मैंने इसे बताया कि वो एक एम्बुलेंस के ज़रिए से अस्पताल लाई गई थी। कुछ लोगों को वो सड़क के किनारे से मिली थी और कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता था, इसलिए हम किसी को इतला नहीं कर सके। मैंने इसका नाम पूछा तो वो खाली खाली नज़रों से मुझे देखने लगी और फिर इसने ऐसी बात कही कि मैं चौंक उठा। वो कहने लगी कि मुझे मेरा नाम नहीं मालूम। मैंने इससे कई सवाल किए लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे सकी। ना इसे अपना नाम मालूम था, ना पता, ना किसी और चीज़ की वो शनाख्त कर पा रही थी। वो बस खाली खुली नज़रों से यहाँ वहाँ देख रही थी। मैं जान गया था कि इसके सर पर लगी गहरी चोट ने इसकी याददाश्त को बहुत नुकसान पहुंचा दिया है। पुलिस में तो हमने रिपोर्ट पहले ही करवा चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी इसका कोई अता पता मालूम ना हो सका।
और ना ही किसी ने इसकी गुमशुदगी की कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। करीबी तमाम थानों में इतला हो चुकी थी, लेकिन 2 दिन गुजरने के बाद भी इस लड़की के लिए कोई नहीं आया था। इसके ज़ख्म ठीक हुए तो अस्पताल वालों ने इसे डिस्चार्ज करने की बात की, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि डिस्चार्ज होने के बाद वो कहाँ जाएगी। इसलिए मैंने इस लड़की की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सच तो ये था कि इसे देखकर मैं अपना दिल हार बैठा था और इसके लिए मेरे दिल में ऐसे जज्बात पैदा हो गए थे कि मैं खुद अब इनसे अलग नहीं होना चाहता था। गुज़रे 2 दिनों में मैंने इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखा था और जब मैंने इसे अपने घर चलने को कहा तो इसके पास इनकार करने की कोई वजह नहीं थी। वो खामोशी से मेरे साथ मेरे घर चली आई। मेरे घर पर मेरी बूढ़ी माँ थी, जिसने मेरे कहने पर बहुत आसानी से इस लड़की को हमारे घर में जगह दे दी। फिर इसे बेटी बनाकर इसका नाम समरीन रख दिया। समरीन के हमारे घराने पर मैं ना सिर्फ बहुत ज़्यादा खुश थी, बल्कि मेरे तो दिल की दुनिया ही बदल कर रह गई थी। अस्पताल से ज़्यादा मेरा दिल घर पर लाग रहा था। मैं अपनी ड्यूटी करके फ़ौरन भागकर घर आता, समरीन से इसकी खैर खैरियत पूछ के इसके साथ वक़्त गुजारने लगता। इसकी याददाश्त इस तरह से गई थी कि इसे कुछ भी याद नहीं था और न जाने क्यों मेरा दिल बार बार ये दुआ मांगने लगा कि खुदा करे कि इसे कभी कुछ भी याद ना आए। मैं पूरी ज़िंदगी समरीन को अपने साथ अपने घर में रखना चाहता था। न जाने वो कौन थी, कहाँ से आई थी, इसके आगे पीछे कितने लोग थे, मुझे किसी भी बात का अंदाज़ा नहीं था। इसलिए इसकी याददाश्त का ना ही मेरे हक़ में बेहतर था। मुझे तो ये भी मालूम नहीं था कि इसका एक्सीडेंट किस तरह से हुआ और अभी तक किसी ने इसे तलाश करने की कोशिश क्यों नहीं की। समरीन को मेरे घर आए वो 1 हफ़्ता तो हो गया था। इस 1 हफ़्ते में वो मेरी माँ के भी बहुत करीब हो गई थी। वो दोनों सारा दिन साथ साथ रहती। फिर जब मैं अस्पताल से लौटकर घर वापस आता तो काफ़ी वक़्त मैं अपनी माँ और समरीन के साथ गुजारता था। समरीन की बातें बहुत मज़ेदार होती थीं। इसे अपना माजी तो बिल्कुल भी याद नहीं था, लेकिन इसका जहन बहुत तेज़ था। वो हमारे घर की हर छोटी से छोटी बात को भी फ़ौरन महसूस कर लिया करती थी। 1 हफ़्ते में इसे मेरी पसंद नापसंद और हर बात का इल्म हो गया था। वो हमारे घर का और मेरा बहुत ज़्यादा ख्याल रखने लगी थी। फिर एक दिन मैंने अपने जज्बात से मजबूर होकर इससे अपनी मोहब्बत का इजहार भी कर दिया। वो एक बहुत खूबसूरत शाम थी जब बहुत तेज़ बारिश बरस रही थी। समरीन बच्चों की तरह बारिश से लुत्फ़अंदोज़ हो रही थी और पूरी तरह से भीग चुकी थी और फिर बारिश की ठंड की होने की वजह से इसके होंठ नीले पड़े। वो कँपकँपाने लगी तो बेख्तियार मैंने आगे बढ़कर इसे अपने बाजुओं में समेटा था और इसे अपने सीने से लगाकर इससे अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया था। कितनी देर तो वो हैरत से मुझे देखती रही और फिर इसके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट आई कि मैं खुशी से सरशार हो गया। इसकी मुस्कुराहट ने मुझे ये एहसास दिलाया कि वो भी मेरे लिए जज्बात रखने लगी है। कुछ देर तो वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखती रही और फिर एकदम शर्मा कर अंदर की तरफ दौड़ पड़ी। इसकी इस शर्माहट के ने मुझ में एक नई जान डाल दी थी और मैं अच्छी तरह से जानता था कि वो कहाँ गई होगी। इसलिए मैं भी इसके पीछे पीछे अंदर की जानब चल पड़ा। मेरी उम्मीद के मुताबिक वो मेरी माँ के कमरे में ही थी। मैं चोरी चोरी नज़रों से इसे देख रहा था और फिर जब इसने मेरी नज़रों की तपिश को महसूस किया तो वो कपड़े बदलने के बहाने मेरे कमरे में चली गई और मैंने इसी रात अपनी माँ से समरीन के हवाले से बात की। लेकिन ये बात सुनकर मेरी अम्मा खामोश हो गई। फिर मेरे पूछने पर वो कहने लगी कि बेटे कासम, हम इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते। वो हिंदू है या मुसलमान, किस ज़ात से है, किस ख़ानदान से है, हमें कुछ भी इल्म नहीं है। ऐसे में मैं अब कैसे किसी लड़की को अपने घर की बहू बना सकती हूँ। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मुझे हरगिज़ भी अंदाज़ा नहीं था कि मेरी माँ को इस रिश्ते पर एतराज़ होगा। मुझे तो लगा था
कि वो बहुत खुश होगी, क्योंकि वो समरीन को दिल से अपनी बेटी मान चुकी थी। लेकिन बहू बनाने के लिए मेरी माँ ने भी वही असूल मुकर्रर किए जो हर सास करती है। इन्हें समरीन की ज़ात पात, नस्ल, ख़ानदान, हर बारे में जानकारी चाहिए थी, जो मेरे पास नहीं थी। जब से समरीन मुझे मिली थी, मैं तब से ही इसके बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नाकाम रहा था। आज के इस डिजिटल दौर में भी समरीन के बारे में मालूमात हासिल करने में भी मुझे कोई कामयाबी हासिल नहीं हो सकी थी। इसलिए मैंने हार मानकर इससे शादी का फ़ैसला किया था। और फिर जब मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को राज़ी किया, तो फिर मेरी माँ ने शादी की तैयारियाँ शुरू कर दी। इन्हें समरीन से कोई मसला नहीं था, बस वो ख़ानदानी लड़की को ही बहू बनाना चाहती थी। लेकिन बिलाखिर मैंने इकलौते होने का फ़ायदा उठाया और अपनी माँ को राज़ी कर लिया। ज़ोरों शोर से शादी की तैयारियाँ शुरू हो गई थीं। अम्मा मेरी शादी में अपने सारे अरमान पूरे करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शादी में महीने भर का वक़्त रखा था। और फिर मैं और समरीन दोनों एक दूसरे की पसंद के कपड़े वगैरह की ख़रीदारी कर रहे थे। ऐसे में एक दिन जब मैं समरीन को लेकर शहर की एक बड़ी सी बुटीक में गया, जहां मुझे इसके लिए शादी का शरारा पसंद करना था, तो वहां किसी ने पीछे से समरीन को मरियम कहकर आवाज़ लगाई और समरीन एकदम से चौंक कर पलटी। वो लड़की जो समरीन को आवाज़ दे रही थी, वो इसके सामने आई और आंखों में आंसू भर के इसे गले से लगाकर कहने लगी, मरियम भाभी, आप कहाँ चली गई थीं? हमने आपको कितना तलाश किया, आप सब आपके लिए कितना परेशान रहे। समरीन हक्का बक्का इस लड़की को देख रही थी और वो लड़की कहती चली जा रही थी कि क्या आपको पता है, कामरान भाई ने आपकी वजह से अपनी तबीयत ख़राब कर ली थी। उन्होंने हर जगह आपको तलाश किया, लेकिन बहुत ज़्यादा ढूंढने के बावजूद भी आप हमें ना मिली। और वो और भी बहुत ज़्यादा कुछ कह रही थी, लेकिन मेरे सर पर तो जैसे आसमान गिर पड़ा, क्योंकि वो जिस कामरान भाई का जिक्र कर रही थी, वो समरीन का शौहर था। और ये बात इस लड़की की बातों से वाज़े तौर पर मुझे समझ आ गई थी। काफ़ी देर तो समरीन खुद भी हक्का बक्का सी इस लड़की को देखती रही, और फिर उस लड़की ने जल्दी से फ़ोन करके किसी को बुलाया, तो थोड़ी ही देर के बाद एक लंबा चौड़ा आदमी चला आया, जिसने समरीन को देखते ही इसे अपने सीने से लगा लिया। और फिर इसने वो तमाम सबूत मुझे दिखाए जिसके तहत समरीन मरियम थी और वो उस इंसान की बीवी थी। समरीन बस फटी पटी निगाहों से उस शख्स को ताक रही थी, शायद वो उसे पहचानने की कोशिश कर रही थी। और मेरे सारे अरमान खाक में मिल गए थे। मेरी शादी से सिर्फ महीना भर पहले मेरी मोहब्बत मुझसे छिन गई, वो मोहब्बत जिसे पा लेने का मुझे पूरी तरह से यकीन हो गया था। समरीन को अब भी पूरी तरह से कुछ भी याद नहीं था, लेकिन सारे सबूत देखने के बाद मैं इसे अपने साथ रखने का हक नहीं रखता था। इसलिए इसका शौहर और ससुराल वाले इसे लेकर चले गए। वो लड़की जो हमें बुटीक में मिली थी, वो समरीन की नंद की दोस्त थी, और उसी ने समरीन के पूरे ससुराल वालों को खबर की थी। समरीन के चले जाने के बाद मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ गई। मैं बहुत ही ज़्यादा बुरे हाल में था। मेरा ना सिर्फ दिल टूटा था, बल्कि सारे अरमान भी खाक हो गए थे। मैं हर वक्त समरीन को याद करने लगा। कई रातें तो मैं अपनी अम्मा के गले लगकर रोता रहा, क्योंकि मैं समरीन को अपनी पूरी ज़िंदगी सौंप चुका था और अब इसके बगैर जीना मेरे लिए मुमकिन नहीं था। मुझे तो इसकी इस कदर आदत हो गई थी कि इसके बगैर गुजारा करना मेरे लिए मौत के बराबर था। मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा था कि समरीन का शौहर जो इसी शहर में रहता था, वो समरीन को ढूंढने में इतना अरसा नाकाम कैसे रहा। अगर इसने पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, तो फिर हमें ये बात क्यों ना पता चल सकी। मैंने तो शुरू से ही पुलिस का सहारा लिया था, लेकिन समरीन के हवाले से कहीं कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई थी। 24 दिन गुजरे तो मुझे याद आया कि समरीन का कुछ गोल्ड मेरे पास है। दरअसल जिस वक़्त इसका हादसा हुआ था, उसी वक़्त जो वो कुछ सोने के ज़ेवरात पहने हुए थी, और वो मेरे ही घर रह गए थे। इसलिए मैं इसके घर पहुंच गया।
घर गया था। बड़ा आलीशान बंगला था। मैंने समरीन यानी मरियम के हवाले से चौकीदार से बात की तो पहले तो इसने साफ इनकार कर दिया, लेकिन जब मैंने बार बार इसरार किया तो इसने अंदर किसी से बात की। फिर मुझे ड्राइंग रूम में बैठा दिया गया। थोड़ी देर के बाद समरीन का शौहर कामरान मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बहुत सख्त लहजे में मुझसे आने की वजह पूछ रहा था। मैंने वो शापर इसके आगे कर दिया जिसमें समरीन के जेवरात थे और इससे समरीन की तबीयत के बारे में पूछा तो वो शदीद गुस्से में आ गया। कहने लगा, तुम बहुत ही घटिया आदमी हो। पहले इतना अरसा मेरी बीवी को अपने घर में छुपा के रखा और न जाने क्या कुछ करते रहे, और अब यहाँ तक चले आए हो। तुम तो इससे शादी करने वाले थे। इससे ज़्यादा तुम्हारे घटियापन का और क्या सबूत हो सकता है। कामरान की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हुआ। कहा कि मुझे मालूम नहीं था कि समरीन यानी मरियम शादीशुदा है। मैं तो इसे सहारा देना चाहता था। इससे ज़्यादा मेरा और कुछ मकसद नहीं था। मैं तो ये सोचकर यहाँ आया था कि समरीन की खैर खैरियत ले लूँगा। मुझे लगा था कि इसका शौहर मेरा शुक्रिया अदा करेगा। कितना अरसा मैंने इसकी बीवी का ख्याल रखा, लेकिन वो तो उल्टा मुझसे बदगुमान हो चुका था। मेरी नेक नीयती को भी वो मेरी बदनीयती करार दे रहा था। खुदा गवाह था कि मैंने कभी समरीन के साथ अपनी हदूद को पार नहीं किया था। मैंने कभी इस बात का फ़ायदा नहीं उठाया था कि वो बेसहारा है या फिर मेरे घर में रहती है, और इसीलिए मुझे गुस्सा आ रहा था कि कामरान मेरे और समरीन के हवाले से ऐसी बातें कैसे कर सकता था। मैंने गुस्से में से बताया कि मेरा समरीन के साथ कोई नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं था। मेरी आवाज़ शायद अंदर तक चली गई, इसलिए अचानक समरीन ड्राइंग रूम में आ गई। इसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही मेरे होश उड़ गए। इसके मुंह पर नील के निशानात थे और एक तरफ इसका मुंह सूजा हुआ था। एक हाथ में फ्रैक्चर था और ये सब देखकर मैं दंग रह गया। वो भागते हुए मेरे पास आ गई, मेरे कदमों में बैठ गई। कहने लगी कि मुझे अपने साथ ले चलो। ये आदमी कौन है? ये मेरा शौहर है भी या नहीं? लेकिन मैं यहाँ बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। ये मुझ पर इल्ज़ाम लगाता है, मुझे बदकिरदार कहता है, मारता है, पीटता है। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। समरीन का हाल देखकर तो मेरे दिल ने धड़कना छोड़ दिया। वो मुझसे मदद की इल्तिजा कर रही थी और मैं हक्का बक्का सा कामरान को देख रहा था। मेरे सामने ही कामरान इसे बाजू से पकड़ा और इसे घसीटता हुआ अंदर ले गया, और फिर जब वो वापस आया तो गुस्से में कहने लगा, ऐसी बेहिया औरत को मैं अपने घर में दोबारा जगह नहीं दे सकता। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि इसने तुम्हारे साथ क्या गुल खिलाए होंगे। तुमने बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा उठाया होगा इसका। आखिर मरियम जैसी जवान और खूबसूरत लड़की को कोई मर्द कैसे छोड़ सकता है? इसलिए बेहतर है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ और दोबारा यहाँ ना आना। मैं कामरान की बातों पर हैरान था। अभी तक मरियम की याददाश्त नहीं आई थी। वो खुद को अभी भी खौफ महसूस कर रही थी, बजाय इसके कि कामरान मोहब्बत से इसका माजी याद दिलाता। वो इसके साथ मार पीट पर उतर आया था और यही बात मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। मैं वहाँ से बाहर निकला तो मेरे दिल को सुकून ना आया। मेरा एक दोस्त पुलिस ऑफिसर था। मैं इसके पास गया, सारी बात बताई तो वो कहने लगा कि इस तरह की मारपीट तो डोमेस्टिक वायलेंस में आती है, वो ख़ास तौर पर तब जब औरत की याददाश्त भी ठीक ना हो। तुम कहो तो मैं कार्रवाई करवाता हूँ। फिर मैंने इससे कहा कि ठीक है, तुम कार्रवाई करो, एफआईआर भी मैं खुद दर्ज करवाऊँगा। मेरे कहने पर कार्रवाई हुई। पुलिस वाले ने समरीन को वहाँ से निकाल लिया। मैं इसे वापस अपने घर ले आया, जबकि कामरान को डोमेस्टिक वायलेंस के चक्कर में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। समरीन की हालत देखकर तो मेरी वालदा का दिल भी बहुत ज़्यादा दुखा था। उन्होंने समरीन की तीमारदारी शुरू कर दी। इसकी जहनी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। ऐसा लगता था जैसे इसके साथ बहुत ज़्यादा मारपीट की गई हो। इसके चेहरे पर नील के निशानात इसकी गवाही दे रहे थे, और इसका शौहर एक जानवर था। 40 दिन गुजरे कि एक रोज़ समरीन सीढ़ियों से उतर रही थी कि कमज़ोरी की वजह से इसे चक्कर आए और वो सीढ़ियों से गिर पड़ी, और जब इसे होश आया तो इसकी याददाश्त वापस आ चुकी थी। शायद ज़हनी तनाव की वजह से या फिर दोबारा चोट लगने की वजह से
इसका दिमाग काम करना शुरू हो गया था और जो हकीकत इसने बताई थी वो सुनकर तो मेरे कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। इसने बताया था कि इसका कोई हादसा नहीं हुआ था, बल्कि इसके शौहर ने इसे जानबूझकर ऐसे गाड़ी में बैठा दिया था जिसका ब्रेक फेल था और इसके एक्सीडेंट के वक़्त इसका शौहर वहीं पर मौजूद था। वो एक वीरान सी जगह थी और फिर इसके शौहर ने इसके सर पर कोई ऐसी चीज़ मारी थी जिसके बाद इसने अपना होश खो दिया था। बज़ाहिर ये कार एक्सीडेंट था, लेकिन दर हकीकत इसे जान से मारने की कोशिश की गई थी। वो रोते हुए बता रही थी कि कामरान जिस जायदाद पर ऐश कर रहा है वो सब इसकी और इसके वालिद की है। इसके वालिद ने मरते वक़्त ये सारी जायदाद समरीन के नाम की थी और इसी जायदाद की खातिर कामरान इसकी जान लेना चाहता था, लेकिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि इसकी जान तो ना गई, लेकिन वो मुझे मिल गई। इसकी याददाश्त नहीं थी, इसलिए इतना अरसा मैंने इसे संभाला और कामरान ने ये सोचकर इसे तलाश करने की कोशिश ही नहीं की कि वो तो मर कब गई होगी। लेकिन जब समरीन की नंद की दोस्त ने इससे घर के वालों को इतला दी कि कामरान को इस बात पर बहुत गुस्सा आया कि समरीन अभी भी ज़िंदा है और इसने एक दफ़ा फिर इसके साथ मारपीट शुरू कर दी। वो चाहता था कि वो इसकी याददाश्त ना होने का फ़ायदा उठाकर इसे जहनी मरीज़ बना दे, लेकिन इत्तेफाक से इसकी मोहब्बत में इसके दरवाज़े पर मैं पहुंच गया और मैं एक दफ़ा फिर इसे इस आदमी से बचा लाया। समरीन मेरे सीने पर सर रखकर रो रही थी और अपना गम बयान कर रही थी। समरीन ने बताया कि वो और कामरान एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। इसने अपनी पसंद से कामरान से शादी की थी। इसे लगा था कि कामरान इसके लिए एक आइडियल शौहर साबित होगा और इस शादी के शुरू में तो वाकई ही कामरान इसके साथ बहुत अच्छा रहा था, लेकिन कुछ ही महीनों बाद समरीन पर यह हकीकत खुल गई कि कामरान ने महज इसकी जायदाद के लिए इससे शादी की थी और जब समरीन ने इसे जान छुड़वाने की कोशिश की तो इसने समरीन को ही रास्ते से हटा दिया। समरीन ने बताया था कि वो बहुत जल्द कामरान से तलाक लेने वाली थी और जब कामरान को इस बात की भनक पड़ी तो इसने जानबूझकर ये सारा मंसूबा बनाया ताकि समरीन और इसके वालिद की जायदाद इसके हाथ से ना जाए। कामरान ने इसके साथ हमेशा से ही ऐसा सलूक किया था और अब तो वो बात बात पर इसे बेहयाद बद किरदार कहने लगा था। मैंने समरीन को यकीन दिलाया कि मैं हमेशा इसका साथ दूंगा। मैंने समरीन की कामरान से खुला करवाई। कामरान पर इक़दाम कत्ल का जुर्म भी दायर करवाया। कामरान को 14 साल की कैद बामुशक्कत की सज़ा सुना दी गई थी, जबकि समरीन ने मुझसे शादी कर ली थी। हम दोनों आज एक साथ बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। कामरान ने अपनी तरफ से समरीन को मारने की, इसे पागल करने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन खुदा जब किसी को ज़िंदगी देता है तो फिर कोई भी इसका बाल बीका नहीं कर सकता और समरीन के मामले में भी ऐसा ही हुआ था। कामरान की लाख कोशिशों के बावजूद भी इसकी जान नहीं गई थी, बल्कि इसकी याददाश्त लौट आई थी। जल्दी समरीन मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है। इसका असल नाम तो मरियम है, लेकिन चूँकि मैंने इसका नाम समरीन रखा था इसलिए इसने अपना यही नाम रख लिया और मैं इसे समरीन ही कहकर पुकारता हूँ।